बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। सईद बलोच साहब जल्दी जल्दी वीला करना है क्योंकि मैंने आज अडयाला भी जाना है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज आपका नंबर लगा मेरा नंबर लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के उन 8 मुकदमात में 9 मई में जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद करार दिया था, उन्हें जमानत दे दी गई है और हुकूमत वो केस हार गई है। केस के समाज शुरू होने से कबल बेंच की तब्दीली भी की गई साहब। और गुज़श्ता रोज एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रज़िया खान अफरीदी की एक साजिश भी सामने आई थी। वो साजिश किसके खिलाफ थी, इस पर आप बात करेंगे। लेकिन सबसे आम सवाल जो उठता है वो ये उठता है सईद बलोच साहब के लाहौर हाई कोर्ट ने 2 साल ये केस लगाए नहीं रखा। क्या इसकी जिम्मेदार जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शहबाज रिजवी है? कौन है ये जो 2 साल इमरान खान को बगैर किसी चीज को चलते हुए बगैर अंदर रखा? देखिए, बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की। 2 साल तक अभी भी आज जब कमरा अदालत में बैरिस्टर सलमान सफदर साहब मौजूद थे। अच्छा, आज सलमान सफदर साहब ने वही बात की 3 या 4 मिनट ही बात, बिल्कुल ऐसा ही है। और हम पहले इससे गुज़श्ता रोज का जो विलाग था उसमें हमने कहा था कि महज 3 से 4 मिनट का ये केस है। केस इतना है। जैसे ही सलमान सफदर साहब की जानिब से 3 से 4 अहम प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी आज थूक के पकोड़े तलते रहे यार। तो देखें वो माजी के हवाले और इधर उधर की बातें आज भी देखें। जब एजाज चौधरी साहब और इम्तियाज चौधरी के हवाले से तो अदालत भ्रम भी हुई वहां पे, तो वो जब पूछा गया तो कहा गया कि भाई हमारे पास इससे पहले 9 मई की साजिश के हवाले से जितने भी मुकदमात हैं उसमें सबकी मुल्ज़मान की जमानत मंजूर हुई है। एजाज चौधरी की मंजूर हुई, हाफिज फरत साहब की जमानत मंजूर हुई, इसके अलावा इम्तियाज शेख साहब थे वो उनकी जमानत भी MP है, तो उनकी भी जमानत मंजूर हुई। तो ग्राउंड्स ऑलरेडी बने हुए थे। तो इसी वजह से हम ये कहते थे कि जब भी इस केस के ऊपर बाकायदा दलाइल का आगाज होगा, इमरान खान साहब को जमानत मिलेगी। और आज इमरान खान को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत उनकी मंजूर हो गई है। और इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की जानिब से अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा गया कि 9 मई को पहले मुझे गिरफ्तार किया गया और फिर मुझे 9 मई के खिलाफ ही गिरफ्तार कर लिया गया। यानी मैं वक़ुआ के रोज जिस बुनियाद पर ये सारा मामला खड़ा हुआ, ये साजिश रियासत की कस्टडी में था, रियासत की कस्टडी में था, मैं पहले ही गिरफ्तार था, बाद में मुझे फिर उसी साजिश के तहत गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें मुझे पहले गिरफ्तार किया गया। तो ये इसके अलावा सलमान सफदर साहब की जानिब से फिर एक और आम बात, जो जुल्फिकार नकवी जो प्रोसिक्यूटर है सईद बलोच साहब, उन्होंने आज माना कि लाहौर हाई कोर्ट ने वो अपने हदूद क़यूद से बढ़कर उसने फैसला दिया। उन्होंने बिल्कुल तस्लीम न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि फिर अपने लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला भी दिया जी, और उसके ऊपर उसको डिफेंड करने की कोशिश की। तो ये एक बड़ी गलती थी उनकी कि वो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। और इसमें देखें कि सलमान सफदर साहब जब दलाइल दे रहे थे तो उसमें उन्होंने अदालत से के सामने ये कहा कि ये जो 8 मुकदमात हैं जिसमें मेरे मौकिल की जमानत जो है वो मनसूख की गई है, इन मुकदमात में आप ये देखें कि अभी तक किसी केस में चालान तक जमा नहीं करवाया गया। और चालान जमा ना करवाने की वजह से इमरान खान साहब के जो हकूक हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चंद मिनट दलाइल सुने। दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से सलमान सफदर साहब को और दीगर वकला को यह कहा गया कि आपकी दरखास्तें मंजूर की जाती हैं। साथ उन्होंने कहा कि 1 बजे आपने मेरे चैम्बर में आना। दोनों वकीलों को कहा, सलमान सफदर साहब को भी कहा गया और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी उनको भी कहा गया कि आप 1 बजे मेरे चैम्बर में आए। तहरीरी फैसला इस केस का, वो मुख्तसर हो या तफसीली जो भी हो, वो अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर में ये लिखा जाएगा। अब आते हैं जनाब आपकी बात की तरफ। अब देखें, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा या उससे पहले जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट, वो शहजाद मलिक साहब थे। शहजाद मलिक साहब के आने से पहले भी एक और थे, ये तो मार्च में पिछले साल बने थे। अमीर भट्टी साहब थे शायद। अमीर भट्टी साहब। अमीर भट्टी साहब तकरीबन इसको देखें कि 1.5 साल से ज्यादा अरसा वो केस दबाकर बैठे रहे। 9 मई के वाकयात जब जमानतों के केस उनके पास आते रहे, उसके बाद शहबाज नकवी साहब के पास ये केस आया और शहबाज रिजवी साहब। और उसमें भी देखें कि गुज़श्ता रोज भी बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से अदालत के रूबरू ये मामला रखा गया कि भाई इस केस में 8 प्रोसिक्यूटर तब्दील हुए, 6 महीने ये दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी रहीं। इसके अलावा इस केस में उन्होंने कहा कि जो फैसला दिया गया उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सुकम और खामियां मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर के इस केस में इमरान खान साहब के हवाले से ताहाल कोई चालान भी जमा नहीं करवाया गया। अभी अदालत ने यह नहीं कहा बताया कि कितने मुचलके कितने जमा करवाना होंगे इमरान खान साहब को, लेकिन जब ये तहरीरी फैसला आएगा, उम्मीद है कि आज शाम तक ही इस केस का तहरीरी फैसला जारी हो जाएगा, क्योंकि वकला के सामने जब ये फैसला लिखा जाएगा तो सही बात आपकी, मैं इस बात से लाहौर हाई कोर्ट पर बात करें कि जस्टिस आलिया नीलम
कौन जिम्मेदार है इसका कि जो 2 साल केस लगा नहीं और इमरान खान साहब बगैर वही आपके केस के वो चलान जमा करवाए बगैर 2 साल। आलिया नीलम जिम्मेदार कौन है? आलिया नीलम साहिबा का कसूर है, बिल्कुल है, क्योंकि जो भी रोस्टर बनता है, जो भी बेंच तश्कील होता है, किस जज के सामने एक मुकदमा लगेगा, ये इख्तियार अभी भी लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास है। तो जब चीफ जस्टिस की जानिब से इन मुकदमात को जानबूझकर रखा गया, दबा कर रखा गया, अभी ये देखे यार कि वो जो अबर गुल खान साहिबा लगी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जज, 6 महीने 8 महीने, तो उसने भी जब वो ट्रायल कोर्ट की जज थी तो उसने मुकदमा नहीं सुना। उसने पिंडी के केस को कहा कि ये पंजाब की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। क्या पिंडी क्या वो अमेरिका की किसी रियासत का हिस्सा बन चुका है कि वो आपकी जुरिस्डिक्शन? सर, जो जब इस तरह के कमजोर किरदार के जज अदालतों में आएंगे तो आपको क्या लगता है इंसाफ का बोलबाला होगा? नहीं, इंसाफ का मुंह काला होगा जब ऐसे जज अदालतों में आकर बैठेंगे जिनमें इतनी जरूरत नहीं है कि भाई आप किसी को नोटिस करके मेरिट पर केस। देखिए, मुझे ये बताएं सईद बलोच साहब कि लाहौर हाई कोर्ट ने मेरिट को टच किया, क्या वो जज जस्टिस शहबाज रिजवी जज रहने के अहल है, सुप्रीम कोर्ट में आने के अहल है, या जस्टिस आलिया नीलम सुप्रीम कोर्ट में आने की अहल है? राजा साहब, आप भी तो फर्क करना चाहिए यार। मेरी बात सुने, ये शहबाज रिजवी साहब अगले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के उम्मीदवार हैं। अच्छा, ये अभी 6ठे नंबर पर है। अच्छा। और 6ठे नंबर के बाद जब अगले 2 से 3 जज रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद शहबाज रिजवी साहब ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की दौड़ में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस टॉप 3 जजेस में से आप भले जो मर्जी फैसला करें। उसके बाद फिर अब देखे ना, इमरान खान साहब के मुकदमे में जो फैसला आपने दिया है, इसका मतलब है कि आप अपनी सीवी बेहतर कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मुख्तदर हल्के आपको चीफ जस्टिस बनाए, क्योंकि अब माशाल्लाह से जो जुडिशियल कमीशन की कंपोजिशन है उसमें अब आप देख लें कि जो उसमें हुकूमती या एस्टैब्लिशमेंट के उनकी हिमायत रखने वाले अरकान है, उनकी तादाद ज्यादा है। 8-5 का तनासुब है। उस 5 में से भी 2 से 3 जज जो हैं वो हुकूमत के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, पीछे बचा के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर रह जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी तादाद में जज जो है वो अरकान जुडिशियल कमीशन के वो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के साथ हों। सरफराज डोगर साहब लाहौर से आए और यहाँ आलिया नीलम तो नून लीग के केसेस में तो बड़ी फुर्ती दिखाती हैं। अभी हमदा शहबाज वाले केस में देख लें, उनको चेक बाउंस होने वाला मुकदमा था, वो अपनी अदालत में लगा के खुद उसका फैसला कर रही हैं। तो भाई अब आप इस तरह के हेर फेर ना करें, दुनिया बड़ी सियानी हो गई है। लोग अब वो क्या कहते हैं कि बशारत राजा साहब, हर किसी के अंदर ना इतनी अकल सेंस तमीज तो होती है ना कि वो अंधेरे में भी ना नवाला मुंह की तरफ लेके जाता, इधर उधर कहीं नहीं लेके जाता। उसको पता होता है कि मैंने मुंह में नवाला डालना है। तो इसलिए आप लोगों को बेवकूफ मना बनाए कि जी हम तो देखें ये तो मेरिट के ऊपर केस सुन रहे हैं। आगे चलते हैं सईद बलोच साहब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब बेंच से लैसकी की वजह क्या है पता है? देखिए, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मियां गुल हसन साहब भी अपनी सीवी खराब नहीं करना चाहते। मसला सारा सीवी का है और सीवी कोई खराब करना नहीं चाहता, कोई खराब करने से बचा रहा है और कोई उसको मजीद खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा है। गोटा किनारी हो रही है और वो क्या कहते हैं, फूल बूटे लगाए जा रहे हैं। जैसे पुराने वक्तों में ना, अब तो वो देहातों में थोड़ी बहुत तकिए के और वो क्या कहते हैं तकिए बनाए जाते थे ना, उनके उसके इर्द गिर्द वो किनारियां लगाई जाती थी, लेसेस लगाई जाती थी। तो वो बड़ी खूबसूरती एक आर्ट होती थी किसी जमाने में। अभी भी देहात में है लेकिन शहरों में शायद वो चीज इतनी अब नहीं रही। तो यहाँ पर भी सीवी को ना वो गोटा किनारी की जा रही है। हर कोई कहता है कि मेरी सीवी खूबसूरत हो, उसके अंदर हुकूमत के हक में फैसले ज्यादा हो, एस्टैब्लिश जो अपोजिशन है, मौजूदा अपोजिशन इमरान खान और पीटीआई, उनके खिलाफ फैसले ज्यादा हो, ताकि मैं भी आगे जाकर मेरी भी सीवी मंजूर हो। सईद बलोच साहब आते हैं उस सवाल की जाने, मुद्दा ये नहीं कि इमरान खान को जमानत, ये तो मिलने थे बदसूरत, ये डेफिनेटली। और आज ये सुप्रीम कोर्ट ने करा दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला जो दिया था वो फैसला दुरुस्त नहीं था और प्रोसिक्यूटर ने भी माना। अहम सवाल ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस आने के अहल है या नहीं, और जस्टिस आलिया नीलम इस ओहदे पर रहने की अहल है या नहीं, इस पर आपने तबसरा कर दिया। ये जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कंडक्ट पर भी कल सवालात उठे थे जी, वो सवालात ये थे कि वो 26वीं आईनी तरमीम आई जब बलोच साहब, तो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह ने जब उन्हें खत लिखा, एक आपको पता है पिछले दिनों खत आया था जिसमें उन्होंने कहा जी कि यही अफरीदी की तरफ से वो सारा कुछ, वो उनके कंडक्ट पर सवालात उठे कि भाई वो तो मेजॉरिटी ने कहा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उस वक्त वैलिडिटी थी, उसकी कमेटी जो थी तो वो सिरे से मौजूद ही नहीं था, आईनी बेंच और आईनी कमेटी। तो ये केस फिर उन्होंने फुल कोर्ट के खिलाफ साजिश क्यों की यार? देखिए, इसमें बहुत सारे सुकम और खामियां मौजूद हैं। बज़ाहिर इस खत से चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब की बदनीयती यहाँ होती है,
और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने काफ़ी अहम हक़ाइक़ कौम के सामने रखे हैं, आवाम के सामने, अदालत के सामने। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान के सामने कि इस अदालत के अंदर अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद अपने ओहदे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या हो रहा है। तीसरे नंबर पर मौजूद एक जज को चीफ जस्टिस लगा दिया गया और चौथे नंबर पर मौजूद एक जज को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया। दोनों जज जो 26वीं आईनी तरमीम से मुस्तफीद हुए, ओहदे लिए, वो बैठकर ये फैसला कर रहे हैं कि अब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें कौन कौन से जज सुनेंगे, किस बेंच के सामने लगेंगी। तो मेरे ख्याल में ये मफादात के टकराव की बदतरीन मिसाल है, जिसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बराह रास्त हमें बिल्कुल इसी तरह। और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है जी ये मुतासरीन में शामिल है। तो भाई आप फुल कोर्ट बना लेते। फुल कोर्ट बुनियादी तो अब देखे ना, आपने कहा जी कि मैंने 13 जजेस के साथ रब्ता किया। ये 13 जज अगर आपके साथ जुडिशियल वो फुल कोर्ट के अंदर बैठकर आपके हक में राय दे देते तो बेहतर होता। अब हाई फुल कोर्ट बुलाई क्यों नहीं गई? फुल कोर्ट इसलिए नहीं बुलाई गई कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर समेत जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस अकील अब्बासी, जब ये वहाँ फुल कोर्ट में इरफान सादत, जब ये उसके फुल कोर्ट में बैठकर इख्तलाफ करते तो मुमकिन है कि 3-4 मजीद जजेस की राय भी इनके साथ शामिल हो जाती। इस तरह ये अक्सरियत में आ जाते या ये अफरीदी साहब अकलियत में चले जाते, फुल कोर्ट के सामने केस लग जाता, तो ये इनका सारा खेल बिगड़ जाता। 26वीं तरमीम एक तरह से वो बढ़ जाती। इसके अलावा चीफ जस्टिस का ओहदा चला जाता, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की कुर्सी छीन जाती। तो ये कौन चाहता है पागल कि भाई उससे चीफ जस्टिस जिसने 1.5 साल चीफ जस्टिस बनना था वो अब 3 साल के लिए बैठा है। और जस्टिस अमीन साहब जिनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि वो चीफ जस्टिस से भी ताकतवर कुर्सी पर बैठ जाएंगे, वो क्या कुर्सी छोड़ेंगे? जिसको ये इख्तियार मिला है, मुफ्त में मिला है, रात को सोए हुए थे और सुबह पता चला ओहो मैं तो आईनी बेंच का सरबराह बन गया। पता है तो कौन छोड़ता है यार? आपको पता है तो देखिए 40-40 साल पुरानी दोस्तियां यहाँ पर हमने पीठ में देखी हैं। या काजी फायज ईसा ने क्या किया, अब या अफरीदी साहब क्या कर रहे हैं। तो मैं देखे ओहदों का लालच है इसमें, और क्या कहें। आपको याद होगा सईद बलोच साहब के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब ने एक मौके पर तकरीर करते हुए ये कहा था कि मैं जब चीफ जस्टिस बना तो मेरे पास सूट के लिए वक्त नहीं था कि मैं सूट पहन कर आऊं, क्योंकि नहीं खुशी नहीं, क्योंकि मेरे पास वो वक्त नहीं मिला कि मैं सूट बनवा सकूं। वैसे ये तो गलत नहीं, मैं गलत पहले बता दिया गया था ये बात। मैं इसका जवाब आपको देता हूं। जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई तो जस्टिस मंसूर शाह को कहा गया जी कि साहब, बड़े साहब वहां बैठे हुए हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, आप आकर उनसे मिल लें। अच्छा, जस्टिस मंसूर, ये खबर मैं दे रहा हूँ आपको, जस्टिस मंसूर शाह ने कहा जी कि मैं वहां आऊंगा। पहले तो उन्होंने कहा कि उनको वो जजेस कॉलोनी में आए और यहाँ आकर मुझे मिले, लेकिन मेरे साथ दिग्गज जजेस होंगे, मैं अकेला नहीं मिलूंगा। बात खत्म हो गई। उनको पसंद नहीं आई, ये उनको पसंद नहीं, बात खत्म हो गई। दूसरी बार फिर कहा गया कि 1 घंटे के लिए साहब आए हुए हैं फलां जगह, वो आपको बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा वही जवाब है जो मैंने 2 रोज आपको 2 या 3 रोज पहले दिया था। अच्छा, सही। वो कह रहे हैं कि बाकी किसी को पता नहीं था कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को बुलाया गया तो ये पहुंच गए, वहां पर पहुंच गए, सारा कुछ ऑन बोर्ड करके चीफ जस्टिस बनाया गया। तो ये कहते हैं कि मेरे पास सूट लाने के लिए वक्त नहीं था। ये इसलिए आपको कह रहा हूँ कि सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड हैं और ये चीजें छुपी नहीं रह सकती, हकायक सामने आ जाते हैं। या अफरीदी साहब भी बेहतर ये है कि हक और सच के साथ खड़े होते तो अच्छा होता। अब देखे इस बात पर आते हैं, सईद बलोच साहब, अब इमरान खान साहब तमाम मुकदमात में उनकी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं, सिवाय एक के जो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी और इस हुकूमत ने कहा कि तुमने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, तालीमी इदारा क्यों बनाया। इस कौम का हक है कि जायल रहे, लिहाजा तुम्हें हम अंदर कर। नून लीग की तो देखे ना सियासती जहालत पर चलती है, तो जब तक लोगों में जहालत रहेगी तो नून लीग का वोट बैंक रहेगा। और जहाँ पर अकल शऊर की, पढ़ाई की, तालीम की बात आएगी तो वहाँ पर आपको मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा दिखाई नहीं देगा। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान की 99% से भी शायद ज़्यादा पढ़ी लिखी आवाम के अंदर नून लीग का कोई वोटर पीछे बचा नहीं है। तो इसलिए नून लीग की कोशिश है, और सबसे बड़ी बात कि वो पैसा बैंकिंग चैनल से आया सुप्रीम कोर्ट के पास से वो आगे हुकूमत रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में चला गया। यूनिवर्सिटी वहाँ मौजूद थी, वो हुकूमत ने अपनी तहवील में ले ली। मलिक रियाज के हवाले से जो शवाहिद सामने है उसमें पता चला कि फराह गोगी ने मार्केट वैल्यू से ज्यादा कीमत पर वो जमीन खरीदी है, जिसका इल्जाम ये था। इसका जवाब जल्दी दे, आखिर एक सवाल में आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़ा आम सवाल है। देखिए, अब जमानत वाला मामला भी आपको पता है कि सरफराज डोगर साहब के पास है। 1 महीने के लिए केस मुलतवी किया था, 2 महीने उसके हो रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद सितंबर के किसी वक्त में जाकर किसी भी तौर शायद तोशाखाना 2 में सजा हो जाए
और उसके बाद एक मेरा सवाल बड़ा हाँ, मैं इसका 2-3 मिनट में जवाब दे, क्योंकि मैंने अडयाला भी जाना है। 9 मई सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तौर पर ठहर नहीं सकता, शायद नहीं है, ये तो बात साबित हो चुकी है। लेकिन एटीसी धातु ने किस बुनियाद पर उन लोगों को 10-10 साल सजा सुनाई है? देखिए, उनका क्या बनेगा? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ट्रायल कोर्ट के अंदर जो गवाह पेश किए गए, उन गवाहान की तस्दीक सिवाय के सरकार, देखिए सुप्रीम कोर्ट समेत हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि सरकारी गवाह जो पुलिस एहलकार हो उसको तो वैसे भी काबिल कबूल उसको इतना करार नहीं दिया जाता, इतना वजनी शहादत उसकी तस्लीम नहीं की जाती। दूसरी बात कि जिन गवाहान ने कहा कि हम वहाँ पर छुप के गए थे सिविल कपड़ों में, पता चला कि वो अपने थाने से छुट्टी पर थे। दूसरी बात उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसा रिकॉर्ड वो अदालत के सामने, ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं किया कि वहाँ उनके कोई वाकिफकार लोग थे जिन्होंने उनको इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर तक वो लेकर गए। इमरान खान के काफिले में वो कैसे शरीक हुए, इधर चक्री के पास कोई शवाहिद नहीं है, मोबाइल फोन उनके पास नहीं था, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने नहीं की, कोई ऐसा जो सबूत है वो अदालत के रूबरू पेश नहीं कर सके जिससे उनकी गवाही साबित होती हो। तो जब गवाही के शहादत में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने गूगल से सीक्रेट पुलिस की तारीफ डाउनलोड की, उसको फैसले का हिस्सा बनाया और कहा कि दुनिया भर में ये सीक्रेट पुलिसिंग होती है और ये उसकी तारीफ है, तो इसलिए ये जो पुलिस एहलकार बातें कर रहे हैं इनको हम झुटला नहीं सकते। तो टोटल ये वजन है। जाहिया अफरीदी साहब आज क्यों रोक रहे थे जुल्फकार नकवी साहब को कि आप केस के मेरिट पर ना जाएं? आप जाएंगे तो फिर ये भी बोलेंगे, और जब ये दलाइल देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले में उन दलाइल का कुछ ना कुछ हवाला देना पड़ेगा। और अगर हमने ये फैसले में लिख दिया कि आपके शवाहिद जो है वो काबिल कबूल नहीं थे, तो फिर उसके बाद आपका पूरा केस खत्म हो जाएगा। यही चीज है जो आज जाहिया अफरीदी साहब बार बार पंजाब हुकूमत के वकील को रोकते रहे ताकि सलमान साहब, अब देखिए सलमान सफदर साहब ने टोटल 3 बातें की हैं कि भाई 9 मई को गिरफ्तार था, बाद में 9 मई के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये 8 मुकदमात हैं और इन 8 मुकदमात में किसी एक में भी अभी तक अदालत के अंदर चालान जमा नहीं करवाएगा। तो उसके बाद याहिया अफरीदी साहब ने वहीं पे रोक लिया, दाएं बाएं बैठे जजेस से उन्होंने मुशावरत की, उन्होंने कहा जी आपकी दरखास्तें मंजूर की जाएगी। बाकी उन्होंने कहा कि तफसीली फैसले के लिए आप 1 बजे मेरे चैम्बर में आए, वहां बैठकर इस केस का तफसीली फैसला लिखा जाए। बहरहाल नाज़रीन, 9 मई का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रियासती बयानिया था उसका जूस निकाल दिया, हवा निकाल दी, दबोचूस कर दिया, वो सब एक बात साबित हो गई है कि वो झूठ पर, बस इस फैसले में दीवारों पर वो खड़ा है। इस फैसले में याहिया अफरीदी साहब अगर अपने निज़ाम इंसाफ को बचाना चाहते हैं, साख बेहतर करना चाहते हैं, तो उन पर फर्ज है कि वो इस फैसले में लिखे कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी नाअहल हैं और नालायक हैं, मैं आपकी बात से नहीं है, और ट्रायल कोर्ट के जजेस के बारे में भी लिखे कि जिन्होंने इस तरह के शवाहिद की बुनियाद पर ये फैसले। अगर आप अपनी अदलिया का मुहासबा नहीं करेंगे तो ये तबाही, बर्बादी, तनज़्ज़ुली और गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा और पाकिस्तान 140 में से, मुझे तो अब ये डर है कि 141वें नंबर पे ना आ जाए। तो नाज़रीन, ये थी अब तक जो लेटेस्ट अपडेट वो मैंने आपके सामने रखी है। बाकी इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में, सईद बलोच साहब तो इधर होंगे लेकिन मैं अडयाला शेर साहब आपने आना है, हम दोबारा यही सुप्रीम कोर्ट से करेंगे। तब तक मुझे और सईद बलोच साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।